आज कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। एंड इस स्टार्ट की कैटेगरी में जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, ये आपके एग्जामिनेशन इन द ईयर ऑफ 2013 या 16 में पूछा गया है। सो जो क्वेश्चंस मैंने आज के पेपर में लिए हैं, सेट में लिए हैं, वो आपके ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर हैं। इनके ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखिएगा और क्या इनके सही आंसर्स हैं उन पे प्रैक्टिस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी में जो आपके पास में दिया गया है, दैट इज फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि किसी सेंटेंस को हम अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से एक्सक्लेमेटरी या पॉजिटिव से अफर्मेटिव कैसे चेंज करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि आपके पास में एक सेंटेंस गिवन है, ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ। ये आपके पास में एक सेंटेंस दिया गया है एंड इसे आपको चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क, जो आपके पास में यहाँ ऑप्शंस में दिया गया है। ओके, सो अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, आपको ध्यान देना होता है जब भी कोई पॉजिटिव सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में दिया गया है तो वो किस टेंस में दिया गया है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एंड जिस तरीके से दिया गया है, हम जब भी चेंज करते हैं उसके मीनिंग को या उसके कंटेंट को चेंज नहीं करते हैं। सो जो इसका आंसर होगा वो हम पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फिर आंसर की बात करते हैं। डी ऑप्शन को एलिमिनेट आप कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करते हैं, जो भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो जनरली ऐसे होंगे, अगर एक्सक्लेमेटरी दिए गए हैं तो आप उन्हें चेंज करते हो हाउ या व्हाट में। सो ए बी सी यही तीन, आप इन्हीं तीन में से कोई आपका करेक्ट आंसर होगा। डी तो नहीं सही हो सकता है क्योंकि वाई से स्टार्ट नहीं होगा। एंड सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, वाइल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सो सी एंड डी एलिमिनेट हो जाते हैं। बी ऑप्शन की बात करते हैं, एडजेक्टिव को ही हटा दिया गया है, मोस्ट को हटा दिया गया है, सेंटेंस में अनहैप्पीली लिख दिया गया है। सो बी ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट होता है। हेंस द करेक्ट आंसर इज ए। जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ए, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। आपको ये ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम या टिक करते टाइम सारे ऑप्शंस आप ध्यान से जरूर पढ़े। ये नहीं कि आपको आंसर आता है और फटाफट आपने आंसर टिक कर दिया। क्वेश्चंस को एलिमिनेट जरूर करें, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें, तभी आप सही आंसर पे आ सकते हैं। सो ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ का आंसर क्या होगा? व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस कैटेगरी में है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उनमें से एक सही आंसर टिक करना है। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपसे किसी टेंस का क्वेश्चन है और कहा गया है कि आप उसे बचपन से जानते हैं। देखिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सिंस एंड फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। ओके, पर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तो ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन देखिए बहुत ट्रिकी है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर कभी भी आपको सेंटेंसेस में नो, ओन या फिर पजेस ये कुछ 3 to 4 वर्ब्स मिलती है ना, तो इन्हें कभी भी हम आईएनजी में चेंज नहीं करते। ये ध्यान रखिएगा, दीज आर द वर्ब्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू प्रोग्रेसिव वर्ब्स, यानी कि इनको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑप्शन नहीं दिया गया है। जब ऐसी वर्ब्स हमें मिलती हैं जिन्हें हम आईएनजी में चेंज नहीं करते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ए ऑप्शन, हैव नोन। क्योंकि सिंस दिया गया है, सिंस एंड फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बट सिंस एंड फॉर है हमारे सामने। सो सिंस एंड फॉर के लिए कभी कभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज करते हैं। सो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यू हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सो नेक्स्ट आपका पास में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पैसिव वॉइस से है। क्या पूछा गया है देख लेते हैं। डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग? क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है, डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग। चेंज करिए, देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है। आई एम जस्ट रीडिंग आउट अलाउड 4 ऑप्शंस दैट इज गिवन। आई एम नॉट अंडरस्टूड योर मीनिंग। सो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, आई एम नॉट अंडरस्टूड योर मीनिंग। क्या ये सही है? आई डू नॉट अंडरस्टैंड मीनिंग,
सी ऑप्शन है इज योर मीनिंग अंडरस्टूड, एंड डी ऑप्शन दिया गया है इज माई मीनिंग नॉट अंडरस्टूड। फटाफट कोशिश करिए अपने आंसर्स को टैली करने के बिफोर टेलिंग मी द करेक्ट आंसर। आप देखिए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। क्या टिक किया है आपने, मैच कर सकते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है डी, इज माई मीनिंग नॉट अंडरस्टूड। देखिए ये माई मीनिंग इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, एंड सभी जगह पे ए एंड बी की अगर हम बात करें या इवन सी को भी हम ले ले तो ऑब्जेक्ट के सेंस में से यूज ही नहीं किया गया है, केवल किस ऑप्शन में से लिखा गया है, डी ऑप्शन में। एंड आपको याद होगा डू और डज को आप किस में चेंज करते हैं, इज, एम, आर में। एंड ध्यान रखिएगा अगर डिड दिया जाता है तो उसे हम किस में चेंज करते हैं, वॉज, वर में। सो सेम तरीका आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। इसका जो सही आंसर होगा इज माई मीनिंग नॉट अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। आपके पास में सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच होना चाहिए यहाँ पर। सो आपके पास में एक सेंटेंस दिया गया है जिसे आपको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस क्या दिया गया है, हाउ स्मार्ट यू आर शी सेड। उसने कहा कि तुम कितने स्मार्ट हो। सो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। आई एम जस्ट रीडिंग अलाउड द ऑप्शंस। शी एक्सक्लेम्ड दैट आई एम स्मार्ट, she exclaimed that he was very smart, she exclaimed that she is smart, and she exclaimed she was smart। so अगर आप सेंटेंस में ध्यान दें तो आपके पास में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, एंड इन ऑप्शंस में देखते हैं सही आंसर क्या है आपके पास में। यस, बी ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि सेंटेंस को उसी तरीके से चेंज किया गया है। किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है और वो थर्ड पर्सन कैसे दिख रहा है, यहाँ पर ही में दिख रहा है, ठीक है। तो शी एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट। देखिए ए ऑप्शन एंड आपका सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दिए जाते हैं तो उन्हें हम टेंसेस जरूर चेंज करते हैं, उनकी वर्ब जरूर चेंज करते हैं। इज एम आर को हम वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। तो सेम आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी हम सेंटेंस को इज एम आर में किस में चेंज कर रहे हैं, वॉज वर्ब में। केवल दो ऑप्शन में दिया गया है, दैट इज बी एंड डी में। सो डी ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि दैट नहीं लिखा गया है, कंजंक्शन भी लिखना जरूरी होता है, और इसीलिए आपका डी ऑप्शन जब इनकरेक्ट हो जाता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। सो ये सेक्शन आपको समटाइम्स कंफ्यूज कर देता है, और कई बच्चे हैं जिन्होंने ग्रामर का पोर्शन अगर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इस सेक्शन को वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या फिर गलत टिक कर देते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को हमें कैसे करना है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर देखना है। अच्छा, अब आप इस सेंटेंस में देखिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ I am you, I would have seen to it that I won the prize। कि अगर यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने देख लिया होता कि मैंने प्राइज जीता है। जब भी हम किसी अजम्पशन की बात करते हैं, इफ लगा हो किसी सेंटेंस में या विश लगा हो, तो ध्यान रखिएगा वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा वर यूज की जाती है। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर इन योर प्लेस, या फिर इफ आई वर यू, यदि वो एक चिड़िया होती, इफ शी वर अ बर्ड, वॉज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यदि मैं एक चिड़िया होती, ऐसे आपको कहना है तो आप कैसे बोलोगे, इफ आई वर अ बर्ड। या फिर अगर आपको यहाँ पर कहना है कि यदि वो एक फोन होती, शी वॉज अ फोन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर। क्योंकि जब भी हम इमेजिनरी सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इमेजिनरी सेंटेंस में जो वर्ब बेस होती है वो क्या होती है, वर होती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इफ आई वर यू आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई वॉन द प्राइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द गैप विद एन एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब। सो आपके पास में कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जहां पर आपको एक सही मोडाल्स का या सही ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। इस सेक्शन को मैंने अपने लेक्चर में भी कवर किया हुआ है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कभी सो दिया जाता है तो उससे आगे जो कंजंक्शन लगता है वो दैट लगता है। इसके अलावा प्रॉपर सेंटेंस जिस भी टेंस में है हम उसे उसी टेंस में रखते हैं। अगर यहाँ पर वॉज की जगह इज होता तो सेंटेंस कुछ ऐसे होता, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन स्कार्सली स्टैंड, ही कैन। पर अभी किस में दिया गया है,
पास्ट में, इसकी जगह क्या लिखा है was, तो कैन का पास्ट टेंस क्या होता है could। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका could। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहन सेड अलास आई एम अंडर। मोहन ने कहा कि मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूं। इस सेंटेंस को सही तरीके से किस ऑप्शन में एक्सप्लेन किया गया है हम देख लेते हैं। मोहन एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन। मोहन exclaimed that he was undone. C option, Mohan exclaimed that he wasn't done. And the D option, Mohan exclaimed that he is done. So इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, क्योंकि अलास जैसा जो वर्ड है वो एक सैडनेस को एक्सप्लेन करता है और सैड वर्ड कहां पर दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, वाइल आई एम गिविंग द क्वेश्चन ना, आप एक काम कर सकते हो, वीडियो पॉज करिए, उसके आंसर्स लिखिए, फिर उनको टैली करिए और उनका एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। ओके, सो चूज द करेक्ट वर्ब। दिस पेपर एंड आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ट्वाइस वीकली, यानी कि ये पेपर जो है वो किसी जगह पर पब्लिश होता है या अपेयर होता है हफ्ते में 2 बार। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर जो आंसर्स दिए गए हैं, इज अपियरिंग, अपियरिंग, अपियर्स, हैव हैड, अपियर्ड। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चन में एक जहां पर नो वर्ब आई थी ना, सो नो में मैंने आपको 3 to 4 वर्ब्स बताई थी। कौन कौन सी? नो, ओन, परचेस एंड 3 वर्ब्स तो उस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दी। चौथी वर्ब है आपकी अपियर। सो इन 4 वर्ब्स को याद रखिएगा, हम आईएनजी फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं। अगर आपको ये याद रहेगा तो ए और बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। हैव हैड अपीयर्ड प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है, हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी अपीयर्स। ध्यान रखिएगा, नो, ओन, परचेस, अपीयर, या तो हम इन्हें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, या फिर हम इन्हें हैव हैड के साथ में यूज कर सकते हैं, पर आईएनजी इनके साथ में हम नहीं लगाते। सो इफ समबडी लुकिंग सैड, कोई पर्सन है जो कि सैड दिख रहा है, तो आप उसे बोलोगे ही अपीयर्स सैड, वो सैड दिख रहा है, इसको ऐसे बोलते हैं ही अपीयर्स सैड, ना कि ही इज अपीयरिंग सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the gap with an appropriate preposition। अब प्रपोजिशन की लिस्ट अगर आपने पीछे के सेक्शन में कंप्लीट की हो, जो मैंने आपको पढ़ाई थी और बताई भी थी कि कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं, अगर आप उनको गो थ्रू कर लेंगे अगेन अगेन तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। दे वर स्टेट्समैन accustomed the management great affairs। इनमें से केवल अगर आपको एक ही वर्ब पता है तो आप उसे क्लियर कर सकते हो। accustom is a verb which is always followed by addicted। के बाद में क्या आता है? addicted के बाद में कौन सा प्रपोजिशन आता है? to आता है। ऑप्शन देखिए कौन कौन से हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? accustomed to the management of great affairs। ध्यान रखिएगा, addicted, accustomed, look forward and averse, these are certain verbs जिनके बाद में हम केवल और केवल to प्रपोजिशन का ही यूज करते हैं। अगर ये बात आपको याद रहेगी तो ये जो टिपिकल क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी देखिए इस क्वेश्चन पेपर में, जो कि मैंने 2-3 क्वेश्चन पेपर को मिलाकर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं, हर तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया गया, पूरा ग्रामर पूछा गया आपसे। आपके पास में स्पॉटिंग एरर के भी क्वेश्चंस थे, कंजंक्शंस भी है, प्रपोजिशंस भी पूछे गए हैं, एंड नरेशन एंड वॉइसेस के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आप किसी भी टॉपिक को छोड़िएगा नहीं, सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ओके, सो क्वेश्चन है, यू विश इट शैल बी डन। क्योंकि तुम इसकी इच्छा कर रहे हो इसलिए ये हो जाएगा, कुछ इसका ये मतलब है। सो क्योंकि अगर हम कंजंक्शंस की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखो ना, फॉर एंड विद अगर आपका कंजंक्शन है, फॉर भी आपका कंजंक्शन है, हैविंग कंजंक्शंस की तरह तो नहीं, पर प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो सिंस हो जाएगा। सिंस यू विश इट शैल बी डन, क्योंकि सिंस का यहाँ मतलब है क्योंकि तुमने इसकी इच्छा रखी है, ये तुम ऐसा चाहते हो, इसलिए ये काम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट इज चेंजिंग द वॉइस। आपको वॉइस चेंज करनी है। सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। सो व्हाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग्स। एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, डिफ्रॉड इज अ वर्ब विच इज ऑलवेज फॉलोड बाई ऑफ। सो अगर आप ये चीजें भी ध्यान रखेंगे, डिफ्रॉड आपके पास में कभी किसी और तरीके से पूछा जाए तो याद रखिएगा डिफ्रॉड के बाद में हम कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं, ऑफ। ऑप्शंस देख लेते हैं। व्हाई वाज ही डिफ्रॉडेड ऑफ हिज अर्निंग्स, प्रोनाउंस को चेंजेस का कोई मतलब नहीं है। Why was he defrauded of his earnings? Okay, so ऑप्शन नंबर ए एंड बी में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेम ही दिया गया एक्चुअल में। एंड सी ऑप्शन देख लेते हैं। Why did he defraud you for his earnings? एंड क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में यू ऑब्जेक्ट है, so इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Why were you defrauded of your earnings by him? अगर आपने सही आंसर किया है, गुड। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद द ऑप्शन गिवन बिलो। शी गेव हिम व्हाट ही वांटेड, उसने वही दिया जो कि वो चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम बैडली इन नीड। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई एम बैडली इन नीड, सो नीड के बाद में कौन सी प्रपोजिशन का यूज हम करते हैं, ऑफ का। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑफ। आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी। देखिए, नीड हो गया, लाक हो गया, वांट हो गया, स्केर्ड, अफ्रेड, एंड इसमें और क्या आएगा, ओके, लाक, वांट, स्केर्ड, अफ्रेड, एंड लेट मी ट्राई टू रिमाइंड सम वर्ड्स टू माई सेल्फ, ओके। एंड इसी में आपका आ सकता है यस, फॉन्ड ऑफ, कन्विक्टेड। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में केवल और केवल कौन से प्रपोजिशंस लगते हैं, ऑफ। अच्छा, आई नीड टू गो, आपने देखा होगा ऐसा भी सेंटेंस होता है, वहां पर टू गो, टू जो वर्ब दी गई है ना, जो वर्ड दिया गया है वो आपका प्रपोजिशन नहीं है। नीड के बाद में जो स्ट्रक्चर दिया गया है दैट इज इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। सो प्रपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, आई हैव और आई नीड ऑफ समथिंग, किसी चीज की हमें जरूरत जब होती है तो आई नीड ऑफ, अनवांट ऑफ, लैक ऑफ, यहाँ पर भी हम प्रपोजिशन ऑफ का लगाते हैं। स्केर्ड ऑफ, डरना, एंड अफ्रेड ऑफ भी डरने की बात करता है। फॉन्ड ऑफ एंड कन्विक्टेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के का शौकीन होना। इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा वर्ड बताना चाहूंगी जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, दैट इज एनामर्ड ऑफ। एनामर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज, टू बी इन लव विद दैट थिंग, ठीक है। लाइक आई एम एनामर्ड ऑफ थॉमस हार्डीज राइटिंग, सो आई एम इन लव विद द राइटिंग्स ऑफ थॉमस हार्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज इग्नोरेंट व्हाट शी प्रिटेंड्स टू नो। सो आपने जो पीछे लिस्ट देखी है, ये वाली एनामर्ड की, लैक की, फॉन्ड, व्हाट, कन्विक्टेड, स्केर्ड, अफ्रेड, इसमें एक और वर्ड ऐड कर लीजिए दैट इज इग्नोरेंट। सो इसी कैटेगरी में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इग्नोरेंट के बाद में हम कौन सा प्रपोजिशन लेते हैं, ऑफ, एंड यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर ये आपके माइंड में होता है ना तो आपको ऑप्शंस पे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप क्रैम कर लो या मगअप कर लो चीजों को, बट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इन वर्ड्स को जितना ज्यादा पढ़ेंगे, आपको बोलने में भी अच्छा रहेगा, इन चीजों को लर्न करने में भी सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट, डू यू राइट अ गुड हैंड, ही सेड। द फॉलोइंग सेंटेंस यू नीड टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, आपके आंसर्स जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। सो डू दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास में इंटरोगेटिव क्वेश्चंस आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट लगा देते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारे पास में राइट की सेकंड फॉर्म दी गई होगी। किस में दी गई है, किस किस ऑप्शन में है, सी और डी पे तो नहीं दी गई है। सो सी और डी क्या हो जाते हैं आपके, रॉन्ग है। ए और बी में से ही एक करेक्ट आंसर होगा। सो देख लेते हैं कि करेक्ट आंसर है आपका ए। ही सेड डू यू राइट अ गुड हैंड, और इसको चेंज किया गया है, ही आस्क्ड वेदर आई रोट अ गुड हैंड। अच्छा, दे इसलिए नहीं होगा क्योंकि यू का मतलब यहाँ पर किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जनरली ही सेड और कभी भी यू दिया गया होता है सेंटेंस की बिगनिंग में, तो हम ऐसा अंडरस्टूड कर लेते हैं कि टू मी दिया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो तो आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस में, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू ट्रेस द पार्ट्स व्हिच आर इनकरेक्टली
सॉरी इनकरेक्ट ग्रामेटिकली, यानी कि 4 पार्ट्स दिए गए हैं, ए बी सी डी एक सेक्शन दिया गया है। इनमें से आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सेक्शन एरर कंटेन करता है, यानी कि ग्रामेटिकली वो गलत लिखा है। द डायरेक्टर, कोई एरर हो सकती है, नहीं। द प्रोड्यूसर, द मैन, द बेगर, द चाइल्ड, कुछ भी हो सकता है। सो ए पार्ट सही है। फेल्ड इन फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स विच ही डायरेक्टेड। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर किसी प्रपोजिशन के बाद सेम नाउन आता है, ठीक है, आंसर तो फिलहाल बी ही पार्ट है, मैं बता दूं, पर एक्सप्लेनेशन जान लीजिए कि क्यों बी पार्ट आपका ग्रामेटिकली जो है वो इनकरेक्ट है। सो अगर किसी प्रपोजिशन की पहले और बाद में, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, सेम नाउन दिया गया होता है, तो उसे हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं या सिंगुलर नंबर में रखते हैं, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि मैं इस पेन को बेचने के लिए डोर टू डोर गई, ठीक है, सो आई हैव विजिटेड डोर टू डोर। टू एक प्रपोजिशन है, डोर टू डोर। सो डोर एक नाउन दिया गया है जो प्रपोजिशन के बाद फिर उस नाउन को रिपीट किया गया है। सो जब हम सेम नाउन को किसी प्रपोजिशन के बाद रिपीट करते हैं, लिखते हैं, तो वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है। द बेगर बेग्ड डोर टू डोर और फ्रॉम डोर टू डोर। सो डोर्स टू डोर्स ना होके करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट वे ऑफ सेइंग द सेम नाउन इज इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, उसे किस फॉर्म में रखेंगे? हम सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फेल्ड इन फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स। ये सेक्शन गलत है। इसको इंप्रूव करके जब आप लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, फिल्म आफ्टर फिल्म। ठीक है, फिल्म आफ्टर फिल्म, ना कि फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए इनमें से आपको एरर्स ढूंढनी है। नो सूनर हैड द डॉक्टर एंटर द हॉस्पिटल दैन इट बिगेन टू रेन। देखिए किस पार्ट में एरर है। सो नो सूनर एक कंजंक्शन है, इसे हम पढ़ते आ रहे हैं। देखिए हैड लिखा है, हैड के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? हैज, हैव, हैड के बाद में हमेशा V3 का यूज होता है। एंटर कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? द डॉक्टर एंटर द हॉस्पिटल में मिस्टेक है, क्योंकि एंटर एक गलत वर्ब यूज की गई है। हैड के बाद में यहां पर क्या होना चाहिए था? एंटर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड ही रीच्ड द स्टेशन। तो यहाँ पे देखिए हैड है, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म है? रीच्ड है, थर्ड फॉर्म दी गई है। एंड एक चीज और ध्यान रखिएगा, रीच के बाद में कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं लगता है। देखिए ही रीच्ड टू द स्टेशन नहीं लिखा है, ही रीच्ड एट द स्टेशन नहीं लिखा है, ही रीच्ड ऑन द स्टेशन नहीं लिखा है, कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया। सो रीच नेवर फॉलोड बाय एनी प्रपोजिशन। ये मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता रही हूँ, छोटे छोटे तरीके से ध्यान रखिएगा। फॉलोड बाय एनी प्रपोजिशन, नेवर फॉलोड बाय एनी प्रपोजिशन है, यानी कि कभी भी किसी प्रपोजिशन के बाद में ये फॉलो, किसी भी रीच के बाद में कोई भी हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। नो प्रपोजिशन किस वर्ड के बाद में? रीच के बाद में। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा आगे भी पढ़ लेते हैं। हैड ही रीच द स्टेशन। सो ये सेक्शन हमारा क्लियर है। अ फ्यू मिनट्स अर्लियर, यदि वो कुछ देर पहले स्टेशन पहुंच जाता तो उसने ट्रेन जो है वो पकड़ ली होती। ही हैड कॉट द ट्रेन। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे नो एरर नहीं होगा, इसका आंसर होगा हैड ही रीच द स्टेशन अ फ्यू मिनट्स अर्लियर। ये हैड हट जाएगा, यहां पर होगा ही वुड हैव caught the train। ओके, क्योंकि यहां पर हैड का मतलब है कि यदि वो स्टेशन टाइम पर पहुंच गया होता, सॉरी 1 मिनट पहले पहुंच गया होता, कुछ मिनट पहले पहुंच गया होता, तो उसने ट्रेन पकड़ ली होती। सो जब हम कोई काम कहते हैं ना इफ वाले क्लॉज के साथ में, तो उसने ट्रेन पकड़ ली होती, मुझे काश पहले पता होता। ठीक है, सो अगर हम ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करते हैं या बोलते हैं तो ही वुड हैव कॉट में हो जाएगा। सो इसका आंसर नो एरर ना होके सी आंसर है इसका। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जिसका आंसर होगा दैट इज सी, ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूं, ही वुड
have caught the train, ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, had caught नहीं होगा, यहाँ पर would have हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he committed suicide twice before he died and left the members of his family crying. So उसने अपने मरने से पहले 2 बार सुसाइड किया है, 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था या सुसाइड करने की कोशिश की थी, इसका ये कुछ मतलब हुआ है। एंड इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ए, देख लेते हैं। ओके यस, ए आंसर है इसका। एंड इसमें रीजन ये है कि अगर कभी भी कोई सेंटेंस बिफोर से ऐड होता है तो जो पहले वाली क्लॉज होती है दैट वुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस, या जो भी एक्शन हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और उसके जो तुरंत बाद एक्शन होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। सो आंसर होगा ही हैड कमिटेड सुसाइड ट्वाइस बिफोर ही डाइड एंड लेफ्ट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्राइंग। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट में, दैट इज ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर विनिंग अ स्कॉलरशिप एंड बीइंग अवॉर्डेड द गवर्नर्स मेडल। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना है कि सही आंसर क्या है। तो सही आंसर हम देख लेते हैं, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर विनिंग अ स्कॉलरशिप। अब आपको लग रहा होगा इसमें मिस्टेक क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, कॉन्ग्रेचुलेट इज अ वर्ब विच इज फॉलोड बाय ऑन प्रपोजिशन, यानी कि इसके बाद में हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज करते हैं, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद में जो प्रपोजिशन यूज होता है दैट इज ऑन यूज होता है, फॉर यूज नहीं होता है। और क्योंकि यहाँ पर एक गलत प्रपोजिशन का यूज किया गया है इसीलिए ये जो सेगमेंट है बी वो आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इस सेक्शन में हमने कुछ रफली 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, पीछे भी हमने कुछ 20-25 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की थी। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, एंड क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।